Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari, right guys? So in this video we are going to cover the topic that is business environment और ये आपकी वन शॉट सीरीज है। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, लाइक इसकी मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसका स्कोप देखेंगे और बहुत सारे जो कंपोनेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग इस सीरीज को स्टार्ट करें और इस सीरीज में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी मीनिंग, ठीक है, कि मीनिंग क्या होती है आपकी किसकी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि द वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेज दैट आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट्स सक्सेस। मतलब कि एक बिजनेस होता है, ठीक है, उस बिजनेस के आसपास की जो भी चीजें होती हैं जो उसकी वर्किंग को इम्पैक्ट करती है उसे हम कहते हैं उसका एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि आप लोग रहते हैं, आपके आसपास की चीजें, आपके आसपास जो भी आपके फैमिली है, जो भी आपके नेबर्स हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करते होंगे। मतलब वो लोग कैसे सोचते हैं, ये चीज सोच के आप लोग भी सोचते हैं। जैसे होता नहीं है कि समाज क्या कहेगा, तो वो समाज आपका क्या है, एक इन्वायरमेंट है। इसी तरीके से जो भी एक बिजनेस है उसका भी एक इन्वायरमेंट होता है। मतलब उसका इन्वायरमेंट कैसे होगा कि उसके अंदर के लोग या उसके बाहर के लोग जो चीजें उसको अफेक्ट करते हैं वो होता है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये हो गया फोर्सेस, और ये क्या होते हैं, बिजनेस के, इंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। ठीक है, बट मे हैव एन इम्पैक्ट ऑन इट सक्सेस, लेकिन उनके सक्सेस पे उसका इफेक्ट पड़ता है। कॉन्सिक्वेंटली द एनवायरमेंट इन विच बिजनेस फंक्शन इज रिफर्स टू एज बिजनेस एनवायरमेंट। हम सिंपल कह सकते हैं जिस एनवायरमेंट में भी बिजनेस काम करता है वो होता है एक बिजनेस का एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देखा इसके कुछ मीनिंग को। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि पॉलिटिकल, मतलब कि इस एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी, जो भी पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और जितने भी फोर्सेस हैं जो बिजनेस इंटरप्राइज के आउटसाइड है वो इसके क्या है, एनवायरमेंट के पार्ट है। मतलब कि यहाँ पे आ गया कि उसका इकोनॉमिक, जैसे कि गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है, सोशल उसका जो एनवायरमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अगर कोई ऐसी पॉलिसी बना दे बिजनेस के लिए, ठीक है, पार्टी बदल गई तो अलग, जैसे हम लोग देखेंगे हमारे गवर्नमेंट में जैसे पार्टी बदली, बीजेपी आई तो उसने जीएसटी लगाया, तो अब इस जीएसटी का क्या हुआ, बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बाहर की चीजें हैं, बाहर की फोर्सेस हैं जो उसकी वर्किंग को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी होगी, टेक्नोलॉजी जैसे चेंज हो गई, ठीक है, अब जैसे एसी वाले का बिजनेस है तो एसी में अलग अलग टाइप की एसी आती गई, टीवी में अलग अलग टाइप की टीवी आती गई। पहले वो डिब्बे वाली टीवी थी, फिर वो फ्लैट स्क्रीन वाली टीवी आई। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, जैसे जैसे कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हुआ, वैसे वैसे बिजनेस पे क्या हुआ, एक फर्क देखने को मिला। ठीक है, तो इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, मीडिया, ये सब क्या है, बिजनेस के इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग आपको क्लियर होनी चाहिए कि जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस फंक्शन करता है उसे हम कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें चीजें क्या आती है, इसमें आपका पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारे फैक्टर आते हैं, या इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो बियॉन्ड द कंट्रोल होते हैं बिजनेस इंटरप्राइज के। अभी आप लोग पढ़ेंगे कि कुछ फैक्टर्स है जो बियॉन्ड द कंट्रोल नहीं है, जो बिजनेस के कंट्रोल में है, बट कुछ फैक्टर है जो बियॉन्ड। तो हम लोग मेनली उन्हीं चीजों में ज्यादा फोकस करते हैं जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है, ताकि आप समझ पाए कि उसको कैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, या आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अब आती है कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, इसकी मीनिंग को अच्छे से समझ लेना, इसलिए ताकि आप फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक अपने आप से बना पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आता है कि स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। जैसे हमने बताया कि कुछ फोर्सेस हैं, जैसे कि हमारा टेक्नोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस जो हैं, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं और कुछ जो होते हैं जो जनरल होते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि ये किसी स्पेसिफिक बिजनेस पे ही अपना इम्पैक्ट या असर डालेंगे, और जनरल वो होते हैं जो सभी पे डाल रहे होंगे, उसको कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस से आपके मतलब नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो इसमें कि दो फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस में आपका आता है इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। ये इफेक्ट करता है एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज को। मान लो कि आपका कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं हो रहा है, वो जो डिमांड करे आप उन्हें सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो इससे सिर्फ आपके बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, इससे दुनिया भर के बिजनेस के पे फर्क नहीं पड़ने लग जाएगा, है ना। वो तो अपना अच्छा बना के रखे होंगे, तो ये आपकी कहीं ना कहीं डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, ये जो भी स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं। और दूसरा इसका जो इफेक्ट है वो इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस पे पड़ता है। कॉम्पिटिटर से आप नहीं अच्छे से लड़ पा रहे हो तो ये आपका ही बिजनेस इससे
वो होगा, इफेक्ट होगा, या अगर आप अच्छा से कर पा रहे हो तो उससे आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपके सक्सेस से बाकी जो भी बिजनेस है उनको भी सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो आपके जनरल फोर्सेस होते हैं, इनका नाम क्या है, जनरल, मतलब कि इनके लिए कोई एक ही चीज मतलब स्पेसिफिक नहीं है। इन फोर्सेस का जो भी इम्पैक्ट है वो जितने भी ओवरऑल, जितने भी आपकी कंट्री में या ग्लोबल वर्ल्ड में जितने भी आपके बिजनेस है, सब पे इसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गया, लीगल हो गया, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपकी बिजनेस पे उसका असर मिलेगा, ऐसा नहीं है। जितने भी बिजनेस हैं उस फील्ड में जिनके लिए टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, उन सबको ये अफेक्ट करेगा। पॉलिटिकल पार्टी ने कोई नई पॉलिसी बनाई है टैक्सेशन की, जीएसटी की, तो ऐसा नहीं है सिर्फ वो आपके बिजनेस पे उसको लागू कर रहा है कि एक पर्टिकुलर उसने एक बिजनेस का टैग पकड़ के रखा है, ऐसा नहीं है। वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड पे इफेक्ट डालेगा, ठीक है। तो जनरल स्पेसिफिक फोर्सेस पे दो चीज याद रखनी है कि स्पेसिफिक वो होता है जो एक इंडिविजुअल एंटरप्राइज की वर्किंग को इंपैक्ट करता है और बेसिकली डे टू डे वर्किंग को असर करता है, ठीक है। लेकिन जनरल फोर्सेस जो होते हैं जो सारे बिजनेस एंटरप्राइज पे अपना असर जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी आपकी इन्वायरमेंट की। नेक्स्ट है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस से मतलब क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी फैक्टर है वो क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि अ चेंज इन पॉलिटिकल पार्टी विल रिजल्ट इन चेंज टू गवर्नमेंट रूल, फिजिकल पॉलिसी, मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन। मतलब कि अगर आपका पॉलिटिकल, जैसे हमने जनरल फोर्स में पढ़ा, पॉलिटिकल जो फोर्स है, ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल यह कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बदलती है आपकी कंट्री में तो उससे आपके गवर्नमेंट रूल बदलेंगे, ठीक है। उससे गवर्नमेंट रूल से आपकी फिजिकल पॉलिसी भी बदलेगी। तो जो भी बिजनेस मनी मैटर्स में है या फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं या ऐसे में है तो उन पे भी इसका असर आएगा। मार्केट की कंडीशन बदलेगी, मार्केट में डिमांड सप्लाई असर आएगी तो बाकी सारे बिजनेस पे असर आएगा। टेक्नोलॉजी पे भी असर आएगा, तो इसका मतलब जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर उस पर भी असर आ रहा है, आपका जो आपका फिजिकल फैक्टर उस पर भी आ रहा है, जो लीगल है जैसे पॉलिसी बदली तो लीगल पे भी आ रहा है। जिसका मतलब जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक चीज बदलती है तो उसका असर बाकी चीजों में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इसीलिए जरूरी होता है कि आप सारे एस्पेक्ट को एनालाइज करो, एग्जामिन करो, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट के फोर्सेस हैं वो हमें पता है आपस में इंटरकनेक्टेड है, और जो भी आपकी इंटरकनेक्टेड है इसकी वजह से क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसको अंडरस्टैंड करने में। एक चीज का असर जो है वो बाकी चीजों में भी आ रही है, तो बहुत सारी चीजों को आपको एनालाइज करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट हो जाता है आपको अंडरस्टैंड करने में। इसलिए हम कहते हैं कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो इसके फोर्सेस हैं, वो काफी एक तरीके से कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। Because the business environment comprises of several interconnected and dynamic circumstances or forces that emerge from various sources, it is difficult to understand what exactly define a specific environment at first. ठीक है, तो difficult होता है थोड़ा समझने में। Next अगर हम देखेंगे कि तो uncertainty है। Uncertainty क्या है कि business environment is primarily unclear since it is difficult to foresee future event. जो business environment है आपको नहीं पता कब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, आपको नहीं पता कब गवर्नमेंट बदल दे अपनी पॉलिसी, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पता नहीं होती कब क्या हो जाए। तो अनसर्टेन है ये फोर्सेस आपके, इनका जो इम्पैक्ट है वो भी अनसर्टेन है कि कैसे आप डील करोगे या क्या पॉलिसी बदल जाए। तो इसको आप बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फोर्सेस उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि यही एग्जैक्टली यही चीज होगी, ठीक है। Particularly when environment changes occur regularly, as in case of information technology and fashion industry, हर टाइम फैशन जो है जैसे वो बदलता रहता है। आज कल मान लो कल कोई सिंपल जीन्स की रिक्वायरमेंट थी, आज के टाइम पे हाईवेज की रिक्वायरमेंट है। फिर कितने सारे आप लोग देख रहे हो कि कट आ गए हैं, लाइक बूट कट हो गया है, फिर वो जो फ्लेयर वाली आती है वो हो गया है ना, फिर डैमेज हो गई। तो किसी को पता था कि फटी जीन्स पहन के लोग अपने आप को दिखाएंगे कि हम बहुत ज्यादा फैशनेबल है, ऐसा तो किसी को नहीं पता था। बट अभी आप अगर देखो तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। इसका मतलब कि हमें पता नहीं था कि कब क्या हो जाए, ठीक है। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं वो पूरी तरीके से क्या है, एक्सटर्नल है। मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म सच एज एग्रेटिव इन नेचर। मतलब कि जितने भी फोर्सेस होते हैं ना वो बिजनेस इन्वायरमेंट के सब बाहर हैं बेसिकली, और ये सब क्या है, बियॉन्ड द कंट्रोल है बिजनेस के। रिलेटिविटी की बात करी जाए
द बिजनेस एनवायरमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट बिकॉज इट वेरीज बाय कंट्री एंड इवन लोकेशन। रिलेटिविटी मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरमेंट जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में चीजें जो है वो वेरी करती हैं। इवन एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भी आप इन्वायरमेंट को स्टडी करो तो वो डिफरेंट करेगा। पॉलिटिकल सिचुएशन जो यूएस में है वो चाइना में नहीं है या पाकिस्तान में नहीं है। इसका मतलब अगर कोई पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से आपकी कंट्री में कोई पॉलिसी बदलती है जिसकी वजह से बिजनेस इंपैक्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो मेरे यहाँ पे बदला है तो पूरे जगह बदलेगा, नहीं, वो कहीं ना कहीं डिफर करेगा या वेरी करेगा। एज बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। डिमांड फॉर जो सारी की डिमांड है वो इंडिया में तो हाई है, लेकिन फ्रांस की बात करें तो वहां पे तो इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं करता। जिसका मतलब कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या जो उसके फोर्सेस हैं वो आपको याद रखना एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता जाता है। इवन हो सकता है कि एक लोकेशन में चीजों की डिमांड है, जब मान लो कोई ऐसी लोकेशन जहां पे पढ़ाई को बहुत प्रमोट करते हैं तो वहां पे पढ़ाई की चीजों को आप बेच सकते हो, उसका बिजनेस आपका चलेगा। दूसरी जगह में ऐसी चीजों को मानते नहीं है तो वहां पे फिर आप बेचने की दुकान लगाओगे तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक जगह जो इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है दूसरी जगह के इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट मींस इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन बिजनेस, कि बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट का। बिजनेस इन्वायरमेंट हैज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। जो इन्वायरमेंट है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो। जैसे हमने फैक्टर पढ़े थे जनरल फोर्स, स्पेसिफिक फोर्स, तो हमने पढ़ा था स्पेसिफिक फोर्स जो भी होते हैं उनका डे टू डे एक्टिविटी को ही इम्पैक्ट करता है, मतलब शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देते हैं। लेकिन जो जनरल फोर्सेस वो आपके लॉन्ग टर्म चीजों को असर डालेंगे, ठीक है। डिफरेंट फर्म में बी अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो फर्म पे असर पड़ेगा, और वो असर आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकता है कि कैसे उस टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करते करते आप अपने सर्वाइवल को अश्योर करते हो, ठीक है। राइट गाइस, तो हमने यहाँ पे इम्पैक्ट वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा। अब आ रहा है स्कोप और बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट का आपका क्या स्कोप है, ठीक है। सो इसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, अब हम लोग स्कोप और बिजनेस एनवायरनमेंट समझेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या स्कोप है, मतलब क्या इसकी रीच है, क्या इसका आपको वाइड स्कोप देखने को मिलेगा या कहाँ तक ये है। तो आता है इसमें कि इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब एक तरीके से स्कोप में आप लिख सकते हो कि कितने टाइप के हैं। देखो यहाँ पे मैं सारे टाइप में एनवायरनमेंट लिख दिए हैं, टाइप्स आ जाए तो इसमें भी इसको कवर कर सकते हो। तो पहले आता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। इट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर दैट एग्जिस्ट विद इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब समझो, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो सिंपल लिख सकते हो कि वो एनवायरनमेंट या वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो एक बिजनेस को स्ट्रेंथन और वीकन करते हैं, वो होता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। दीज एलिमेंट्स आर विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। और जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, देखो जो भी चीज आपके घर के अंदर हो रही है, ठीक है, एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल है, जो भी चीज आपके घर के अंदर हो रही है, चाहे आपके घर में लड़ाई हो रही हो या आपके घर में सब बहुत अच्छे से रह रहे हो, ये आपकी घर की बातें हैं और ये आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। अभी आप मान लो आप सिबलिंग्स हैं सब लोग, ठीक है, एक दूसरे को मार पीट रहे हो, तो आपके मम्मी पापा आके आप लोग को पीट के उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि बाहर तक बात ना जाए, है ना। उसी तरीके से बिजनेस का है, अगर उसके एम्प्लॉयज कुछ गड़बड़ी करे तो बिजनेस मारे पीटेगा क्यों, है ना, डायरेक्ट हायर मतलब हटा देगा, फायर करेगा, ठीक है। तो अगर बिजनेस के अंदर कोई चीज गड़बड़ हो रही है तो बिजनेस उसको क्या कर सकता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर बिजनेस का एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं अंदर, तो वो उसको मजबूत बनाएगा, उसके गोल्स में अचीवमेंट में हेल्प करेगा। लेकिन वही चीज है कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो यहाँ की बात उधर फैला रहे हैं, जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल चीजों से लीक करे, तो वो उसको वीकेन करेगा, क्या कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट जो होते हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, yet they have a significant role in shaping the behavior of people who work in it. As a result, manager must consider internal factor while taking action. इसलिए जरूरी है कि मैनेजर जो है वो इंटरनल फैक्टर को देखे एक्शन लेने से पहले, कि हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट अंदर का कैसा है, हमारे एम्प्लॉयज कैसे हैं, उसी के बिहाफ पे वो डिसीजन या एक्शन ले। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अपोजिट है इंटरनल एनवायरनमेंट के। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो होता है जो बिजनेस के बाहर है। अब जो चीजें आपके बाहर है, लाइक आपका घर है, आपके घर के बाहर की जो भी चीजें हैं वो आप पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली किसी का झगड़ा हो रहा है, आप बाहर जाओ सड़क पे, हाँ समझाने में लग जाओ, हो सकता है आपको 2-3 पड़ जाएं कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो, हमारा मसला है। तो हो सकता है कि मतलब वहां पे जरूरी नहीं आपका कंट्रोल हो, नहीं होता है। तो उसी तरीके से बिजनेस का है, जो चीज उसके बाहर की है उस पर वो कंट्रोल नहीं कर सकता। वो जाके ये नहीं कह सकता गवर्नमेंट से कि अपनी ये जीएसटी हटाओ, हमको नहीं पसंद आ रहा है,
अरे ऐसे कैसे हटा देंगे, वो आपके कंट्रोल में नहीं, आप बिजनेस बंद कर दो, नहीं देख पा रहे हो तो, ठीक है। सो ऑल दोस फैक्टर दैट आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी और पॉज थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये जो भी चीजें है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, वो दो चीजें आपके लिए लाती है, या तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देंगी, टेक्नोलॉजी आई आपने उसको अच्छे से कर लिया अडॉप्ट, आपके कॉम्पिटिटर नहीं कर पाए, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। थ्रेट भी हो सकता है, मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जो आप नहीं कर पा रहे हो, आपके पास तब बजट नहीं है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं थ्रेट लाएगा अगर कॉम्पिटिटर उसे अडॉप्ट कर ले गए, ठीक है। तो ये दो चीजें आपके लिए लाती हैं। वो क्या लाता था, या तो स्ट्रेंथ या तो वीक करता था, ठीक है। ये आउटसाइड होते हैं, हमको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ठीक है। ये अपना स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्या है, हम बात कर चुके हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की, कि इनका जो असर होता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर बिजनेस पे होता है, ये सब पे अपना असर नहीं डालते हैं, जस्ट लाइक योर जनरल इन्वायरमेंट दैट इफेक्ट डायरेक्टली इफेक्ट, और इनका जो होता है ना डे टू डे एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, और इनमें आते कौन है, आपकी कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, ये सारे, ठीक है। तो याद रखेंगे। सिमिलरली जनरल इन्वायरमेंट क्या है आपका, इसका अपोजिट हो जाएगा जनरल इन्वायरमेंट, जिसका इंपैक्ट जो है सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस पे पड़ता है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, और इस पे आपका जो है कंट्रोल नहीं है, ठीक है। माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट, देखो माइक्रो मतलब ऐसे फैक्टर इन द कंपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। ये भी एक तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक और जनरल से, कि जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है ना वो पर्टिकुलर बिजनेस को असर डालता है, इसमें आपके सप्लायर, कॉम्पिटिटर, मार्केटर, यही सारे आ जाएंगे। और दीज फैक्टर कंट्रोलेबल, मतलब वही सेम है स्पेसिफिक फैक्टर्स से, ठीक है, फोर्सेस से। और मैक्रो आपका सेम है आपका जनरल इन्वायरमेंट से, सेम चीज लिख सकते हैं यहाँ पे भी, कि जनरल इन्वायरमेंट सारे बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट करता है, इसमें पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक कंडीशन आती हैं, और ये आपकी क्या है, अनकंट्रोलेबल है, ठीक है। और इनडायरेक्टली आपको इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली आप पे असर नहीं डालता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम कि बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो इसको देखते हैं। सो गाइस, बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस आपसे जरूर पूछी जाती है पेपर में, सो इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा पॉइंट आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो बिजनेस इन्वायरमेंट के वजह से। बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब वो जो बिजनेस के बाहर है और बिजनेस के बियॉन्ड द कंट्रोल है। ये चीज अगर आप पढ़ लो, एनालाइज कर लो, अगर एक बिजनेस को समझ में आ जाए कि उसका इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है, उस पर क्या, उसको क्या फायदा दे सकता है, क्या उससे उसको बचना है, तो इससे बिजनेस को क्या हेल्प मिलेगी, ये हमें समझना है। पहला है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को समझ जाते हो, जिस मान लो कि आप आपने नया स्कूल ज्वाइन किया, आप वहां गए, आप उस स्कूल को समझ गए, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझ गए क्लास के बच्चे का माहौल कैसे है हमारे, कि ये लोग कैसे पढ़ते हैं या क्या है, वो अगर आप समझ गए तो आप ये समझ पाओगे कि मुझे यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है। सेम होता है बिजनेस का, कि अगर वो इन्वायरमेंट को समझ जाता है तो उससे उसको बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला, उसको अपॉर्चुनिटी को वो आइडेंटिफाई कर पाता है। द स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड बिजनेस विद मैनी अपॉर्चुनिटी। जब आप बिजनेस को इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट गिव बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इफ चेंजेस आर एनालाइज प्रॉपरली एंड केयरफुली, दे कैन बी द रीजन फॉर बिजनेस सक्सेस। मान लो आपने एनालाइज किया, आपने पहचाना बिजनेस इन्वायरमेंट को कि क्या चीजें हैं, क्या कॉम्पिटिटर अच्छा नहीं दे पा रहा है कस्टमर को, क्या कस्टमर चाहता है, मान लो कस्टमर ऑफर्स चाहते हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं उनको मार्केट, अब आप क्या करोगे, वो ऑफर्स लाना शुरू कर दोगे। इससे बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है जियो कंपनी का। अब देखो जियो कंपनी ने क्या किया, देखा कि लोगों को इंटरनेट जो है वो 1 GB पूरे महीने चलाते हैं, तो उसने क्या किया, आपको इंटरनेट फैसिलिटी इतनी ज्यादा लाके दे दी कि एक दिन में मतलब आप 1 GB यूज कर रहे हो, तो फिर क्या अनलिमिटेड चीजें आपको मिलने लग गई। तो वहां से उसने क्या की, एक अपॉर्चुनिटी को, इन्वायरमेंट को पहले स्कैन किया कि लोगों की डिमांड क्या है, हम कैसे उसको अच्छे से दे सकते हैं जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हो पाए, ठीक है। इसी तरीके से आपका थ्रेड आइडेंटिफिकेशन में भी ये हेल्प करता है। मान लो आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि हमारे जो भी कॉम्पिटिटर वो अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिससे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट हैं, ज्यादा ऑफर्स दे रहे हैं, तो फिर आप ये चीजें समझ जाओगे कि आपकी ग्रोथ में ये कैसे आपको इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे आप पीछे रह जा रहे हो, और फिर आप एक्शन लोगे ताकि आप अच्छा कर पाओ। या आपको लगा कि कॉम्पिटिटर की सेल्स जो है वो ज्यादा आ रही है, जो आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस के लिए हार्मफुल होगी, हम लोग ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, तो उस तरीके से आप फिर एक्शन लोगे। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप थ्रेट को एनालाइज कर पाओ ऑन टाइम, ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी आपको हेल्प करता है
कि इन्वायरमेंट इज द सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज फॉर रनिंग अ बिजनेस टू इंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस रिसोर्सेज कॉल इनपुट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। अब देखो जो बिजनेस होता है वो अपने इन्वायरमेंट से ही तो इनपुट लेता है। उसको अगर मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, मैन चाहिए, तो वो सब चीजें कहाँ से लाएगा? जिस इन्वायरमेंट में वो वर्क कर रहा है वहां से लाएगा। तो वो इन्वायरमेंट उसको हेल्प करता है, उसको रिसोर्सेज देता है और ये भी फैसिलिटेट करता है कि वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या कहें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो कर पाए। ठीक है, आपके यहाँ के वर्कर्स होंगे, अच्छे से काम करेंगे। वर्कर कहाँ से आए हैं? आपकी सोसाइटी से आए हैं, इन्वायरमेंट से आए हैं, और वही फैसिलिटेट करेंगे कि आप उसका यूटिलाइजेशन बढ़िया से कर लो, है ना। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। देखो यही है कि टेक्नोलॉजी, ये सब जो चीजें बदलती जा रही हैं बहुत जल्दी जल्दी, इनसे आप कोप कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाओगे एट राइट टाइम। पता चल गया टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो राइट टाइम पे आप उसे अडॉप्ट कर पाओगे और चेंजेस से क्या कर पाओगे? कोप कर पाओगे। मीटिंग कंपटीशन सेम है कि कंपटीशन हो रहा है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर आप एनालाइज कर ले जाते हो, अपने एनवायरनमेंट को स्कैन कर पाते हो, आप समझ जाओगे कि कंपटीशन किस लेवल पे चल रहा है, मैं क्या कर सकता हूं, उसी तरीके से प्लान बनाओगे, उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे और सक्सेस गेन करोगे। ठीक है। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। ऑफ कोर्स बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, समझोगे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है, उससे कैसे लड़ सकते हैं, कैसे फायदा उठा सकते हैं, हाँ उसके बेसिस पे आप प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, डिसीजन लोगे। तो ये हो गया परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। जब प्लान बनाओगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे, कंपटीशन जो है उससे सर्वाइव करोगे, अपने आप को इंप्रूव करोगे, तो बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अच्छी होगी। ठीक है। मॉनिटर कर सकते हो एनवायरनमेंट को कंटिन्यूसली और अडॉप्ट कर सकते हो ऐसी स्ट्रैटेजी जिससे आप सर्वाइव कर पाओ और बढ़िया रन कर पाओ। ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट जो आएगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है आपका कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि एक बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है। जो उसको असर डालता है उसकी परफॉर्मेंस पे, जो कंट्रोल नहीं है, या देखो इंटरनल एनवायरनमेंट तो उसके कंट्रोल में है, इसलिए हम उसको ज्यादा फोकस नहीं देते कि देखो तुम्हारे जो चीज कंट्रोल में है ना तो तुम कर ले जाओगे, उस पर ज्यादा ना ध्यान दो तब भी चलेगा। लेकिन जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उस पर तुम ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि तुम उसको कैसे अच्छे से कर पाओ ना। तो आप लोग को बेसिकली इसीलिए हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि बियॉन्ड द कंट्रोल है। ठीक है। बट कुछ नहीं होते हैं आपके बियॉन्ड द कंट्रोल जो कि इंटरनल है, जो आप देख सकते हो। ठीक है। तो हम देखेंगे कंपोनेंट। तो इसमें आपको इंटरनल देखने हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल देखना है। और एक्सटर्नल में भी आपको दो पढ़ने हैं, एक माइक्रो पढ़ना है और मैक्रो पढ़ना है। ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका इंटरनल होगा। ठीक है, कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है आपका, और ये आपको पढ़ना है कि आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। और एक्सटर्नल में ही आपके दो आएंगे, दैट इज माइक्रो, ओके, और एक आएगा आपका मैक्रो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो सबसे पहले आता है आपका इंटरनल एनवायरनमेंट। हमने इससे पहले पढ़ लिया है कि इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करता है और उसकी वर्किंग को इम्पैक्ट करता है, और ये कंट्रोलेबल होता है आपके नेचर में, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। आप देख लेते हैं कुछ सारे, इसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं इंटरनल वो क्या हैं उनको समझते हैं। तो पहले ही आता है आपका वैल्यू सिस्टम, मतलब कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपके क्या बिलीव्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं, वो चीजें आपकी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। आपके मिशन, आपके गोल्स को इम्पैक्ट करते हैं। वैल्यू सिस्टम जो भी है, लाइक आपकी क्या पॉलिसी है, आप जैसे आप लोग कभी भी किसी जगह गए होगे तो वहां पे आप लोग अलग अलग बिलीव देखते हो, अलग अलग गाइडलाइन देखते हो कि उनका फिक्स प्राइस है, तो वो क्या है, उनका एक वैल्यू सिस्टम है, एक बिलीव है जो वो लेके चलते हैं कि हम इसी तरीके से डीलिंग करना चाहते हैं। तो वो चीजें उसकी वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं। और वैल्यू सिस्टम ऑफ फाउंडर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, वर्कर ऑर्गेनाइजेशन हैज इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन स्ट्रैटेजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। जो भी आपके वैल्यू सिस्टम बनाए आपके, चाहे वो फाउंडर हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, जो मैनेजर हो, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो वैल्यूज हैं कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम यहाँ की बातें वहां लीक करें, हमारा बिलीव नहीं है, तो वो सारी चीजें आपकी वर्किंग को इम्पैक्ट करती हैं और अब वो कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे जो गाइडलाइंस है, जो बिलीव है, वो आज के जमाने के हिसाब से सही नहीं चल पा रहे हैं, आज के लोग बहुत ऑफर्स पसंद करते हैं, हम जो बिलीव लेके आए हैं कि हम ऑफलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे, अब ये नहीं चल पाएगा,
तो ये आप कंट्रोल कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, की आपके बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मिशन है। अब देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका मिशन, ठीक है, और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव। मिशन मतलब क्या है, ऐसी स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी, इट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रिफर्स टू मैनेजर कमिटमेंट टू अचीव स्पेसिफिक रिजल्ट इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मिशन क्या है कि आपका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करना पाती है, क्या उसका गोल है, क्या वो अचीव करना चाहती है अपनी सोसाइटी के लिए, है ना। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक स्पेसिफिक गोल है जो आपको पता है कि इस पीरियड ऑफ टाइम में हमें ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लेना है, ताकि हम जो आपका बिग जो आपका ऑब्जेक्टिव हम कहेंगे गोल, वो आप अल्टीमेटली अचीव कर पाओ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ये सब चीजें हैं, और ये आपका इंटरनल ही फैक्टर है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि हमारा मिशन या ऑब्जेक्टिव जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है डे टू डे लाइफ, डे टू डे वर्किंग का, वो सही नहीं है, वो रिलायबल नहीं, वो अचीवेबल नहीं है, आप उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सटेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बिजनेस डिसीजन। सम मैनेजमेंट इन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल डिले डिसीजन मेकिंग व्हाइल सम अदर फैसिलिटेट क्विक डिसीजन मेकिंग। मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर कोई भी बात जानी है तो वो हर लेवल से जाएगी, कोई मतलब लोअर लेवल की बात है तो आप डायरेक्ट नहीं वो पहुंचा सकते, उनको वेट करना होगा, लिखना होगा, मिडिल लेवल तक जाएगी, मिडिल लेवल देखेगा जानी है नहीं जानी, फिर वो टॉप लेवल तक जाएगा, फिर डिसीजन होगा, फिर नीचे आएगा। तो इससे क्या होगा, डिले हो जाएगा डिसीजन में, कि आपने ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के रखा है कि अगर जल्दी किसी डिसीजन की रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें जो भी हैं, या आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये मैनेजर कैसे हैं, वो किस तरीके से चीजें कर रहे हैं, उनका क्या कॉम्पोजिशन है, कैसे डिसीजन ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी बिजनेस की वर्किंग को असर डालती हैं, और अगर आपको लगता है सही नहीं है तो आप इसे बदल भी सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी आपकी क्या है। फाइनेंशियल फैक्टर लाइक फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल पोजीशन, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी। देखो फाइनेंशियल जो भी चीजें आपके इंटरनल है, क्या आपकी फाइनेंशियल चीजें कैसी है, आप कितना आपके पास पैसा, आप कैसे मैनेज करते हो उसको, कैसे उस पैसे से अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, कैसे ये सारी चीजें आपके स्ट्रेटेजीज को इफेक्ट करेंगे, आप उसी हिसाब से प्लान बना पाओगे। आपको लगेगा कि कॉम्पिटिशन से लड़ना है, टेक्नोलॉजी नहीं लानी है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, तो फिर कहाँ हो पाएगा, फिर आप नहीं डील कर पाओगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं, और ये आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करोगे तो ऑब्वियस चीजें आपकी बेहतर जाएंगी। इंटरनल पावर रिलेशनशिप मतलब कि आपके एम्प्लॉयज का वर्क मतलब रिलेशन कैसा है, आप कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग एक दूसरे से रहते हैं साथ, वो सारी चीजें भी आपके डिसीजन मेकिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन में असर डालती हैं। अगर आपको लगता है कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, वो लोअर लेवल एम्प्लॉयज को कुछ कंसीडर ही नहीं करता, उनका बॉन्ड नहीं अच्छा है, तो आपस में ना डिसीजन ले पाएंगे वो लोग अच्छे से, ना ही अगर वो कुछ कहना चाहेंगे कि आप इस तरह काम करो, ना वो सुनना चाहेंगे। तो इस तरीके से आपकी वर्किंग को इम्पैक्ट करेगा और आप ये इंप्रूव भी कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है कि जो भी वर्कर्स हैं आपके, उनके क्या स्किल है, क्या उनका कमिटमेंट है, एटीट्यूड है, क्वालिटी है, ये सभी आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ या वीकेन करती हैं। अगर आपके जो एम्प्लॉय है वो बहुत ही कमिटेड हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं, मान लो एम्प्लॉयज है आपके, हर दूसरे तीसरे दिन नए एम्प्लॉय आपको हायर करने पड़ रहे हैं, या वो उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को ये असर डालेंगे। और आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो, उनको अच्छे अच्छे ट्रेनिंग प्रोग्राम देके, टाइम टू टाइम उनको गाइड करके, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हम बात कर चुके हैं, ये वो फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के बाहर के होते हैं और उसकी परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं, ठीक है। इसमें माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट आएगा जो हम लोग पढ़ेंगे। तो माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट डायरेक्टली इफेक्ट द कंपनी, ये कंपनी पे डायरेक्ट असर डालते हैं, जैसे कि आपके सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए। हमने पढ़ा था ना, माइक्रो जो है वो आप रिलेट कर सकते हो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट से, स्पेसिफिक बिजनेस पे असर डालेंगे और इनका जो असर होगा वो डायरेक्ट होगा, ठीक है। और ये आपके बियॉन्ड कंट्रोल में आए एज दे आर पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सप्लायर्स हैं आपके, सप्लायर्स दोज हु सप्लाई द कंपनी विद इनपुट सच एज रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट आर अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। जो भी आपके सप्लायर्स होते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होते हैं, आपके सप्लायर का आपके बिजनेस से रिलेशन अच्छा नहीं है तो ये आपके ही सब बिजनेस को अफेक्ट करेंगे,
और ये डायरेक्टली असर डालेंगे, मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्टली इनका असर होगा, डायरेक्टली ही आपकी वर्किंग इससे क्या होगी, इफेक्ट होगी। ठीक है। सप्लायर क्या होते हैं, जो आपको इनपुट देते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, कंपोनेंट। आपका कोई भी शॉप है, मान लो आपकी जनरल स्टोर है, तो जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपके सप्लायर होते हैं। ये माइक्रो इन्वायरमेंट के कंपनी के ही फोर्सेस हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट के फोर्स हैं। आप मान लो आपका सप्लायर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको लगता है कि सप्लायर हमें सही रेट पे नहीं दे रहे हैं, तो आप उनसे लेंगे नहीं, फिर वो भी आप उनको टाइमली पेमेंट नहीं करो तो वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपकी वर्किंग पे ये असर डालते हैं। कस्टमर क्या है, कस्टमर आर दोज हु पे मनी टू बाय थिंग फ्रॉम अ कंपनी। जो आपसे सामान खरीदते हैं वो होते हैं आपके कस्टमर। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट के, क्योंकि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो सेल है वो आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जिस्ट कर पाओ मार्केट में। इसीलिए जरूरी है आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखो। अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं रखते हो तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, तो ये भी आपको डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, मतलब डायरेक्ट आपका प्रॉफिट गिरेगा, डायरेक्ट आपकी जो सेल्स है वो रुकेगी, और डायरेक्ट आपका हो सकता है बिजनेस बंद भी हो जाए। तो इनडायरेक्ट उसका असर नहीं है, आप पे ही असर पड़ रहा है और डायरेक्ट आप पे असर पड़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके आएंगे वो आएगा आपका कॉम्पिटिटर। यही सेम है कि कॉम्पिटिटर के साथ भी आपका जो भी है रिलेशन है, जो भी है वो नहीं अच्छा है। कॉम्पिटिटर इंक्लूड नॉट ओनली द फर्म, मतलब कॉम्पिटिटर आपके वही नहीं होते हैं जो आपके ही तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, लेकिन अलग भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं। हो सकता है कि अलग प्रोडक्ट की डील वाले लोगों के पास ज्यादा कस्टमर की डिमांड आ रही है, तो फिर वो पैसा अगर कस्टमर वहां खर्च कर देगा तो आपके बिजनेस में फिर वो आके नहीं इन्वेस्ट करेगा, मतलब नहीं खर्च करेगा आपके उसमें। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर दोनों ही आप पे कहीं ना कहीं असर डाल रहे होते हैं, तो ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है और आपके बिजनेस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। मार्केट इंटरमीडिएट्स वही होते हैं जो बीच के लोग होते हैं, एजेंट होते हैं, ब्रोकर होते हैं, जो कंपनी को हेल्प करते हैं कस्टमर फाइंड आउट करने में। सो अगर आपका इनसे भी अच्छा कनेक्शन नहीं है, आपने गलत लिंक चूज कर ली अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को दूसरों तक पहुंचाने की कस्टमर को, तो आपके बिजनेस को फिर नुकसान हो सकता है। ठीक है। अगर आपके प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन वो अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, या उनका डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको फिर इंपॉर्टेंट मतलब देखना पड़ेगा, आप पे असर आएगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल। फाइनेंशियल वही है जिनसे आप पैसा लेते हो, है ना, तो उनके साथ भी अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, या आपको वो टाइम टू टाइम पैसा नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, इससे आपकी वर्किंग इफेक्ट होगी और डायरेक्ट असर होगा। पब्लिक, वही जो पब्लिक है आपकी, जो आउटसाइड आपकी सोसाइटी है, जिनका आप बिजनेस में इंटरेस्ट है, चाहे वो इन्वेस्टर हो। ठीक है। तो इन सारी चीजों का भी आपके बिजनेस पे असर आता है। पब्लिक जो है वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, सोसाइटी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है, मैक्रो इन्वायरमेंट में वो फैक्टर आते हैं जो हर बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं और ये अनकंट्रोलेबल है। बिकॉज ऑफ अनकंट्रोलेबल इन नेचर, फर्म नीड टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट इट टू दीज एक्सटर्नल फोर्सेस। सो मैक्रो इन्वायरमेंट में वो सारे फैक्टर आएंगे जो सारे बिजनेस की वर्किंग को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आता है इसमें। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब बेसिकली जो इकोनॉमिक चीजों से रिलेटेड है। द टर्म इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द फैक्टर दैट हैव एन इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। बिजनेस पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है इसका, जिसमें आपका कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा, जीडीपी आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा, सो ऑन आएगा। अब देखो इसका एग्जांपल देखो कि लो पर कैपिटल इनकम फॉर एग्जांपल विल हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस सिंस पीपल विल हैव लेस मनी टू स्पेंड। अगर लोगों की जो पर कैपिटल इनकम है वो गिर जाए, वो लो हो जाए, ठीक है, तो इसका असर जो है वो सारे बिजनेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि कस्टमर ज्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहेगा। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं। आप गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी को नहीं बदल सकते हो, आप बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, आपका बिजनेस नहीं चेंज कर सकता है, वो तो सबकी वजह से हो रहा है ना, जो भी कंट्री में चीजें हो रही हैं। तो या महंगाई बढ़ गई तो इसका आपके बिजनेस पे असर आएगा, सारे बिजनेस पे असर आएगा। ठीक है। तो इस सारे बिजनेस को इंपैक्ट करता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया। पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट सेम है कि लीगल पॉलिटिकल पार्टी बदल गई, उसने नई पॉलिसी ला दी, तो उसका असर सारे बिजनेस में देखने को मिलेगा। न्यू लॉ आ गया, उसका असर सारे बिजनेस में देखने को मिलेगा, और आप लॉ अकेले आपका बिजनेस नहीं बदल सकता। ठीक है। Political environment refers to effect of three political institutions: legislature, executive, and judiciary. The government rules and regulations such as licensing policy and tax policy have impact on business. नेक्स्ट है सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्या है, कि सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू सोशल एंड कल्चरल फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस यूनिट। सच फैक्टर इंक्लूड पीपल
फैमिली सिस्टम, कास्ट सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हैबिट, लैंग्वेज, बिलीव, ये सारी चीजें, ये आपका इन्वायरमेंट है, सोशल कल्चर इन्वायरमेंट, जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करता है। लोगों का कास्ट सिस्टम पे क्या बिलीव है, उनका फैमिली सिस्टम कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सारी चीजें, अब उन लोगों की हैबिट क्या है, ये भी आपकी जो भी आपका मतलब बिजनेस है उसको इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, लोगों के फैमिली सिस्टम के अकॉर्डिंग ही जो आपके कस्टमर हैं वो वर्क करते हैं, वो चीज़ें खरीदते हैं, ये जो ट्रेडिशन वो फॉलो करते हैं, जो उनका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग ही वो मार्केट में चीज़ें को प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी वर्किंग को इम्पैक्ट करती हैं। अब आपको कोई फेस्टिवल चल रहा है हिंदू रिलीजन का, तो आप उस सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, जैसे कोई पूजा आई तो आप उनसे रिलेटेड चीज़ों को बेच रहे हो मार्केट में। अब आप उस जगह आप कुछ और प्रोडक्ट बेचोगे तो लोग नहीं लेंगे, तो वो अपने रिलीजन के हिसाब से सामान खरीदते हैं, या उनको कोई कलर है स्पेसिफिक, वो उस कलर की चीज़ें उसमें प्रेफर नहीं करेंगे तो वो नहीं लेंगे। लाइक एग्जाम्पल आप बता रहे हैं कि जब मैगडी आया था इंडिया में, तो वो जब नॉनवेज चीज़ें में वो बीफ मीट आई थिंक यूज़ कर रहा था, तो यहाँ के लोगों ने बहुत मतलब वो कर दिया कि नहीं ये कैसे होगा, यहाँ के ये लोग, हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, ये इसको हटाइए आप। तो उसको पता चल गया कि यार देखो यहाँ का सोशल कल्चर एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ के लोग क्या देखते हैं, कैसे इनकी प्रेफरेंस है। अब जो हमारे फॉरेन कंट्री में चल रहा है वो ये लोग नहीं प्रेफर करेंगे, तो उसके हिसाब से हमें अपना बिजनेस चलाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये बहुत ईजी है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है बिजनेस पे उसका असर देखने को मिलता है, और बिजनेस उसको नहीं बदल सकता। अब टेक्नोलॉजी बदली है तो आपको अपने आप को बदलना होगा ताकि आप सरवाइव कर पाओ, राइट। सो ये चीज है। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट वही है कि आपकी जो भी चीजें हैं उनकी पॉपुलेशन हो गई, डेंसिटी हो गई, साइज हो गया, ये एज कंपोजिशन हो गया। अब आप ऐसे बिजनेस को खोल के बैठे हो ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही ओल्ड एज लोग हैं और आप बच्चों का सामान बेच रहे हो, तो क्या बूढ़े लोग बच्चों के सामान को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो आपको देखना पड़ता है एक बिजनेस को कि क्या क्या चीजें हैं, उसी हिसाब से उसको रन करना पड़ता है, और ये सारी चीजें एक बिजनेस पे असर डालती हैं। लास्ट हम देख रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब कि जो भी इकोलॉजिकल फैक्टर है। अब देखो नेचर जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं, वो बियॉन्ड द कंट्रोल है। वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशन, लैंड फॉर्म्स, इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन, तो ये सारी चीजें भी एक बिजनेस पे असर डालती हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो भी एक बिजनेस को अफेक्ट करता है। रेनफॉल हो गया, जो भी अनकंट्रोलेबल फैक्टर हैं वो भी बिजनेस की वर्किंग को असर डालती है। अब जैसे रेनफॉल ज़्यादा हो गई, बिजनेस को नुकसान हो रहा है उसकी वजह से, तो या फिर एक बिजनेस है जो अम्ब्रेला बेचता है और रेनफॉल नहीं हुई, तो देखो उसकी बिजनेस इफेक्ट होगी। और ये वो कंट्रोल नहीं कर सकता कि अब बारिश वो नहीं बारिश करवा देगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। सो वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू।